जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। एक परीक्षा जिसके पीछे हजारों नहीं लाखों युवाओं के सपने जुड़े होते हैं। किसी ने 5 साल तैयारी की, किसी ने नौकरी छोड़कर पढ़ाई की, किसी के माता पिता ने ज़मीन बेचकर कोचिंग कराई, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। छात्र सड़क पर उतर आए, जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन होने लगे, सीआईडी जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई, जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और देखते ही देखते यह केवल एक भर्ती परीक्षा का विवाद नहीं रहा, बल्कि झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन वास्तव में हुआ क्या था? क्या छात्रों के आरोप सही हैं? क्या सरकार कार्रवाई कर रही है, या क्या इस मुद्दे को राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया? आज की इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेंगे। हम केवल उपलब्ध दस्तावेजों, सरकारी बयानों, छात्रों के आरोपों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम हर दावे के साथ बताएंगे कि वह तथ्य है, आरोप है, सरकार का पक्ष है या विपक्ष का दावा है। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है बिना प्रमाण किसी को दोषी ना ठहराना भी। जेपीएससी आखिर है क्या? यदि आप झारखंड के बाहर रहते हैं तो संभव है आपने जेपीएससी का नाम पहली बार सुना हो। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यह कोई साधारण सरकारी विभाग नहीं है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक संस्था है। इसका काम है राज्य सरकार के लिए योग्य अधिकारियों का चयन करना, यानी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वीडियो, राज्य वित्त सेवा, प्रशासनिक सेवा और कई अन्य प्रतिष्ठित पद। एक तरह से कहें तो झारखंड की नौकरशाही का भविष्य यहीं तय होता है। इसलिए यदि संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं तो असर केवल अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर पड़ता है। जेपीएससी पहली बार विवादों में नहीं आया है। यही वह बात है जिसे समझे बिना आज का विवाद समझना अधूरा रहेगा। झारखंड राज्य बनने के बाद से जेपीएससी की कई भर्तियां विवादों में रही है। कभी इंटरव्यू अंक, कभी रिजल्ट, कभी चयन प्रक्रिया, कभी अदालत, यानी विश्वसनीयता का संकट आज का नहीं है। लेकिन 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा ने इस संकट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। आखिर हुआ क्या था? अब पूरे घटनाक्रम को बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी के सिर्फ तारीखों के क्रम में समझते हैं। चरण 1 में परीक्षा आयोजित हुई, लाखों विद्यार्थियों ने आवेदन किया, हजारों उम्मीदवार परीक्षा में बैठे, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। दूसरा चरण, रिजल्ट घोषित हुआ। यहीं से सोशल मीडिया पर कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने दावा किया कि कुछ परिणाम सामान्य नहीं लग रहे हैं। चरण 3, इसके बाद ओएमआर सीट को लेकर विवाद शुरू हुआ। कुछ ओएमआर सीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दावा किया गया कि सही उत्तर कम होने के बावजूद चयन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण, यह सब सोशल मीडिया में हो रहा था। सोशल मीडिया पर कोई सामग्री का वायरल होना अपने आप में अंतिम प्रमाण तो नहीं होता, लेकिन इन वायरल तस्वीरों और दावों की सत्यता की जांच आवश्यक थी। यही कारण था कि छात्रों ने स्वतंत्र जांच की मांग शुरू की। चौथा चरण में हुआ क्या? प्रदर्शन शुरू हुए। छात्र संगठनों ने जेपीएससी कार्यालय को घेराव किया। मांगे क्या थी? ओएमआर सार्वजनिक करो, कट ऑफ बताओ, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाओ। पांचवां चरण में हुआ क्या? सरकार ने मामला सीआईडी को सौंपा। यहीं से मामला प्रशासनिक विवाद से आपराधिक जांच में बदल गया। सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी की, दस्तावेज जब्त किए, डिजिटल रिकॉर्ड कब्जे में लिए। परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों की भूमिका की भी जांच शुरू हुई। छठवां चरण में क्या हुआ? इसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियों की खबरें आने लगी। कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोग और एक सफल अभ्यर्थी तक जांच के दायरे में आए। पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ हुई, बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया और कुछ परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। अब यह केवल जांच का विषय नहीं रहा, अब विपक्ष सड़क पर था, छात्र सड़क पर थे, सरकार बचाव की मुद्रा में थी और राष्ट्रीय मीडिया की नज़र झारखंड पर टिक चुकी थी। लेकिन क्या यह पूरा आंदोलन सिर्फ छात्रों का था, या राजनीतिक दलों ने इसे और बड़ा बना दिया? और यदि विपक्ष ऐसा कर रहा है तो क्या भाजपा शासित राज्यों में ऐसे मामलों में वही मानदंड अपनाए जाते हैं? लोकतंत्र में एक्चुअली सबसे कठिन सवाल हमेशा राजनीति से जुड़े नहीं होते, कभी कभी वे जवाबदेही से भी जुड़े होते हैं। आखिर छात्र किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्या केवल परीक्षा कठिन थी? क्या रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, या मामला उससे कहीं बड़ा है? आइए एक एक आरोप को समझते हैं। पहला आरोप, ओएमआर में कथित गड़बड़ी की शिकायत।
छात्रों का कहना है कि कुछ OMR शीटों में सही उत्तर कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन संबंधित उम्मीदवार चयनित बताए गए। इसी आधार पर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुई। अब महत्वपूर्ण बात, यह दो बातें अलग अलग है। पहली OMR शीट वायरल होना, दूसरी वास्तव में OMR में छेड़छाड़ सिद्ध होना। इन दोनों के बीच बड़ा अंतर है, इसलिए जांच की मांग उठी। दूसरा आरोप मेरिट लिस्ट का। छात्रों का कहना है कि मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं थी। उनका आरोप है कि परिणाम तैयार करने के तरीके को सार्वजनिक नहीं किया गया। तीसरा आरोप कट ऑफ का था। कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे वे अपनी स्थिति समझ नहीं सके। चौथा आरोप परीक्षा एजेंसी पर सवाल। सबसे गंभीर सवाल परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी पर उठे। छात्रों का कहना है कि यदि एजेंसी पहले विवादों में रही थी तो उसे यह जिम्मेदारी क्यों दी गई। यह प्रश्न केवल JPSC का नहीं बल्कि सरकारी निविदा प्रक्रिया का भी है। पांचवा आरोप पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे। कई छात्र संगठनों की मांग रही कि OMR सार्वजनिक करो, मेरिट सार्वजनिक करो, डिजिटल ऑडिट हो, पूरी प्रक्रिया इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराई जाए। ध्यान दीजिए, ये सभी आरोप हैं। इनमें से कौन सा आरोप सही है और कौन सा गलत, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। सरकार इसमें क्या कह रही है, ये इसी मामले का दूसरा पक्ष है। सरकार का कहना है कि जैसे ही शिकायतें मिली, कार्रवाई शुरू कर दी गई। सरकार का पक्ष, मामला CID को सौंपा गया, दस्तावेज जब्त किए गए, डिजिटल एविडेंस सुरक्षित किया गया, कई गिरफ्तारियां हुई, पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ हुई, कुछ परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। सरकार का दावा है कि यदि कार्रवाई नहीं करनी होती तो इतनी बड़ी जांच शुरू ही नहीं होती, लेकिन यही विपक्ष कहता है केवल छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। उनकी मांग है कि CBI जांच हो, पूरे नेटवर्क की जांच हो, राजनीतिक जवाबदेही तय हो। यह विपक्ष का राजनीतिक और सार्वजनिक रुख है। जांच एजेंसियों ने अभी तक ऐसा कोई निष्कर्ष घोषित नहीं किया है कि किसी राजनीतिक स्तर पर जिम्मेदारी तय हो गई हो। CID आखिर जांच क्या कर रही है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। कई लोग सोचते हैं गिरफ्तारी हुई मतलब दोष सिद्ध हो गया। ऐसा नहीं है। CID अभी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की जाँच कर रही है। जांच के प्रमुख बिंदुओं में जैसे क्या OMR में छेड़छाड़ हुई, क्या डिजिटल डेटा बदला गया, क्या रिजल्ट जनरेशन में अनियमितता हुई, क्या परीक्षा एजेंसी और अधिकारियों के बीच मिलीभगत थी, यदि हुई तो किस स्तर तक। यानी गिरफ्तारी और दोष सिद्ध होना दो अलग अलग कानूनी अवस्थाएं हैं। अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। जब जांच तेज हुई तो JPSC अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ भी दो बातें समझनी जरूरी है। इस्तीफा देना हमेशा अपराध स्वीकार करना नहीं होता। कई बार जांच की निष्पक्षता बनाए रखने या संस्थागत जवाबदेही दिखाने के लिए भी अधिकारी पद छोड़ते हैं। और मोदी सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते, ऐसा राजनाथ सिंह ने कही थी। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री को इस बार छात्रों के विरोध के कारण मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अधिकारी का पद से इस्तीफे को दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं माना जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, हमने जैसे ऊपर देखा छात्र क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, CID क्या जांच कर रही है, लेकिन सवाल अब यहाँ बदलता है। यदि यह केवल छात्रों का आंदोलन था तो कुछ ही दिनों में यह राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा कैसे बन गया? क्या विपक्ष ने इसे बड़ा बनाया? यदि हाँ, तो क्या इसमें कुछ गलत है क्या? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? और क्या भाजपा शासित राज्यों में ऐसे ही मामलों पर वही भाषा बोली जाती है? हम राजनीति की बात करेंगे अब, लेकिन डेटा के साथ, भावनाओं के साथ नहीं। जब किसी भर्ती परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो सबसे पहले आवाज़ अभ्यर्थियों की आती है, लेकिन यदि वही मुद्दा लगातार बना रहता है तो राजनीति भी उसमें प्रवेश करती है। JPSC के मामले में भी यही हुआ। शुरुआत बच्चों की शिकायतों से हुई, फिर प्रदर्शन हुए, फिर सोशल मीडिया अभियान चला और उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या इससे आंदोलन बड़ा हुआ? हाँ, राजनीतिक समर्थन मिलने से किसी भी जन मुद्दे की विजिबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन दूसरा प्रश्न उससे भी महत्वपूर्ण है, क्या इसका अर्थ यह है कि पूरा आंदोलन किसी राजनीतिक दल ने खड़ा किया? इसका उत्तर उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से नहीं दिया जा सकता। लेकिन घटनाक्रमों को अगर देखें, जैसे पहला चरण में छात्रों ने परिणाम और OMR पर सवाल उठाए, दूसरे चरण में प्रदर्शन शुरू हुए, तीसरे चरण में सोशल मीडिया पर अभियान तेज हुआ और चौथा चरण में ABVP, BJYM और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने इस मुद्दे पर बयान दिए, प्रदर्शन किए और सरकार से जवाब मांगा। पांचवां चरण मामला विधानसभा और राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचा। इस क्रम से इतना अवश्य कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों के जुड़ने से मुद्दे की सार्वजनिक और मीडिया विजिबिलिटी बढ़ी। तो क्या यह असामान्य है?
लोकतंत्र में विपक्ष का एक प्रमुख कार्य सरकार से जवाबदेही मांगना होता है। यदि किसी भर्ती परीक्षा पर विवाद हो तो विपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, धरना देना, जांच की मांग करना या इस्तीफे की मांग करना अपने आप में असामान्य नहीं है। लेकिन यहीं एक दूसरा प्रश्न भी उठता है, क्या सत्ता बदलने पर राजनीतिक दलों का रवैया भी बदल जाता है? इसी प्रश्न की पड़ताल अब हम करते हैं। यह तुलना घटनाओं को समान सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और जवाबदेही की मांग के पैटर्न को समझने के लिए है। जैसे जेपीएससी, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है कांग्रेस के साथ, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, जवाबदेही की मांग हो रही है। हो क्या रहा है? सीआईडी जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हुई है, कार्रवाई हुई है। नीट केंद्र के द्वारा होता है, उसमें बीजेपी की सरकार है, परीक्षा रद्द करने की मांग उठी, जवाबदेही तय करने की मांग उठी और सीबीआई जाँच की मांग उठी। वहाँ सीबीआई जाँच हो रही है। सार्वजनिक परीक्षा कानून के तहत कार्रवाई उन्होंने किया है, कुछ मामलों में पुनर्परीक्षा भी हुई है। उसी तरह व्यापम मध्य प्रदेश में, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ स्वतंत्र जांच की मांग उठी, जवाबदेही तय करने की बात उठी। तो हुआ क्या? पहले राज्य स्तरीय जांच और फिर सीबीआई जांच, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश का भर्ती विवाद है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी मांग उठी कि परीक्षा रद्द हो, पारदर्शिता तय हो। हुआ क्या? कुछ परीक्षाएं रद्द हुई, पुनर्निर्धारित हुई और कुछ प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई। इन उदाहरणों में एक बात बार बार दिखाई देती है, जब कोई दल विपक्ष में होता है तो वह अधिक कठोर कार्रवाई की मांग करता है, और जब वही या कोई अन्य दल सरकार में होता है तो वह पहले अपनी जांच एजेंसियों से कार्रवाई पर जोर देता है। यह केवल भाजपा तक सीमित नहीं है, भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसा पैटर्न देखा गया है। इसीलिए किसी एक दल के बजाय व्यापक राजनीतिक संस्कृति को समझना अधिक उपयोगी होगा। तो क्या भाजपा ने मुद्दे को बड़ा बनाया? अब मूल प्रश्न है। यदि बड़ा बनाने से आशय प्रेस कॉन्फ्रेंस, विरोध प्रदर्शन, विधानसभा में मुद्दा उठाना, मीडिया का ध्यान आकर्षित करना, तो उपलब्ध सार्वजनिक घटनाक्रम से कहा जा सकता है कि भाजपा और उसके छात्र एवं युवा संगठनों ने इस मुद्दे को प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में बदलने का प्रयास जरूर किया। लेकिन यदि बड़ा बनाने से आशय यह है कि आंदोलन की शुरुआत या उसके मूल आरोप भाजपा ने तैयार किए, तो ऐसा निष्कर्ष उपलब्ध सार्वजनिक साक्ष्यों के आधार पर नहीं निकाला जा सकता। आंदोलन की शुरुआत छात्रों की शिकायतों और प्रदर्शनों से हुई थी, उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल जुड़े। यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। जेपीएससी विवाद हमेशा केवल एक भर्ती परीक्षा की कहानी नहीं बताता, यह लोकतंत्र की एक बड़ी सच्चाई भी दिखाता है। जब संस्थाओं पर सवाल उठते हैं तो पहले छात्र बोलते हैं, फिर मीडिया, फिर राजनीति। यह लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब हम एक ही सिद्धांत को हर सरकार पर लागू करें। यदि झारखंड में पारदर्शिता आवश्यक है तो उत्तर प्रदेश में भी हो। यदि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष जांच आवश्यक है तो झारखंड में भी हो। यदि केंद्र से जवाबदेही अपेक्षित है तो राज्यों से भी हो। सरकारें बदल सकती है, विपक्ष बदल सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जवाबदेही का मानदंड नहीं बदलना चाहिए। और शायद यही जेपीएससी विवाद का सबसे बड़ा सबक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित और मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और जब तथ्य मिलेंगे तो उस पर भी आगे वीडियो बना दूंगा। तो इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।